Welcome students, another video lecture of estimation costing चैप्टर 3। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब इस न्यूमेरिकल को हम पहले भी इस तरीके का लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसी तरीके का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। बोथ आर सेम, तो आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो कुछ ट्रिकीनेस है इसमें जो हम देखने का प्रयास करेंगे while solving the numerical. So let's first read out the numerical. Estimate the volume of material required for manufacturing 100 pieces of shaft as shown in figure. तो आपको वॉल्यूम निकालना है मटेरियल का 100 पीस के लिए फिगर में दिए अनुसार। तो आपको यदि मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बनाना है इस तरीके का पीस, तो ऐसे 100 पीसों का वॉल्यूम निकालना है। यानी कि आपको एक वॉल्यूम निकालना है और उसमें जैसे हम हमेशा करते हैं 100 का गुणा कर देना है। सो यू विल गेट द 100 वॉल्यूम ऑफ 100 पीसेस। द शाफ्ट आर मेड ऑफ MS weighs 8 grams per cc. द माइल्ड स्टील शाफ्ट, अब आप ये समझ ही गए होंगे 7.2 ग्राम पर सीसी लिखा हो या 8 ग्राम पर सीसी लिखा हो, बोथ आर सेम। 7.8 लिखने के बजाय कोई सीधे 8 ग्राम पर सीसी भी रहते हैं। और आपको यह भी याद रखना है कि कभी आपको किसी पीस का निकालना है सो 8 ग्राम या 7.8 आप याद रखें। और आपको कभी भी माइल्ड स्टील का कोई इस तरीके का पीस मिले या कोई आपको उसका वॉल्यूम निकालना हो तो जस्ट मल्टीप्लाइड 8 ग्राम या 7.8 और आप उसके लगभग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एनीवे, एंड कॉस्ट ₹1 पर kg, कैलकुलेट ऑल्सो द मटेरियल कॉस्ट ऑफ सच शाफ्ट। यानी कि 100 पीस को आपको वेट यदि आपको माइल्ड स्टील का दिया हुआ है दैट इज़ डेंसिटी और कॉस्ट है ₹1 पर kg, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 8 ग्राम जो हम इस कंपोनेंट का वॉल्यूम निकालेंगे उसमें 8 ग्राम पर सीसी का मल्टीप्लाई करेंगे, उसे 1000 से डिवाइड देंगे और 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो वी विल गेट वेट ऑफ 100 सच कंपोनेंट्स। 100 ऐसे कंपोनेंट्स का हम वेट ज्ञात कर लेंगे केजी में। और उस केजी यदि ₹1 पर केजी का कॉस्ट हो यदि माइल्ड स्टील का, तो हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें ये कितने रुपए का पड़ेगा ये भी हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फिगर को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। यह मैं आपको हर वीडियो लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ कि वेन एवर यू विल सी द डायग्राम, उसे बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करिए और ऐसे डायग्राम का रॉ फिगर। अब हम इस 6वां प्रश्न अंदाजन कर रहे हैं तो आपको भी एक अंदाज़ा लग गया होगा कि हम फिगर को देखकर उसे ब्रेकअप करते हैं, ABCDEF इस तरीके से नोटेट करते हैं और हम यह प्रयास करते हैं कि सिलेंड्रिकल पोर्शन या कोन या फ्रस्ट्रम या स्फीयर, जिस तरीके का भी वो शेप हो, उस शेप के सहायता से हम उसका वॉल्यूम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इस फिगर को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम नीचे देखते हैं दैट इज ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर। तो मतलब सारे डायमेंशन आपके सेंटीमीटर में, दैट इज श्योर। अब हम देखते हैं ये 1.5 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट या लेंथ दी हुई है 1। सो दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो हम इसे किससे ब्रेकअप करते हैं और इसको क्या डिनोट करते हैं, ए के बाद यह पोर्शन कुछ इस तरीके से कॉनिकल, हमेशा की तरह हम इसे बोल सकते हैं कि यह फ्रस्ट्रम ऑफ कोन है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने इसी तरीके की एक प्रॉब्लम की थी जिसमें हमने फ्रस्ट्रम ऑफ कोन को
एक अलग फॉर्मूले को रखकर उसका वॉल्यूम निकालने का प्रयास किया था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इसका बेस का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 2.5 और जो इसके ऊपर का पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली इट विल बी 1.5। इसकी हाइट दी हुई है 2, सो वी गिव इट अ नोटेशन और उसे हम B से प्रेजेंट करते हैं। C क्लियरली डिनोट अ सिलेंडर जिसका डायमीटर 2.55 दिया हुआ है और जिसकी लेंथ दी हुई है 0.9 सेंटीमीटर। D 1.5 इसका डायमीटर दिया हुआ है और इसकी लेंथ दी हुई है 1.5। सो 1.5 डायमीटर है एंड 1.5 लेंथ है, तो इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। डायग्राम में आप देखेंगे तो हमने पुरानी समय में जो हमने जिस तरीके से इसे सॉल्व किया था, अब हम यदि पूर्व को के न्यूमेरिकल को ध्यान में रखते हुए इसे डिनोट करेंगे तो हम इस बाहरी पोर्शन को E और अंदर वाले डैश पोर्शन जिसका कि डायमीटर 0.75 दिया हुआ है उसे हम F से डिनोट करते थे। यह बाहर का पोर्शन 1.5 है यानी कि 1 सेंटीमीटर है और अंदर का 0.75 है, तो हम इसे E और अंदर वाले डैश पोर्शन को F से डिनोट करते थे। और यदि इस डायग्राम को देखें तो यह प्रदर्शित करता है E माइनस F। यदि मैं इसका पूरा वॉल्यूम हम निकालें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E और माइनस F। लेकिन आप इस डायग्राम को देखेंगे तो दो इसकी लेंथ दी हुई है 2, लेकिन अंदर और बाहर दोनों जगह E और F से डिनोट न करते हुए मात्र E से डिनोट किया हुआ है, यानी कि इसे बांटा नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के द्वारा आप ऐसे भी जो पार्ट्स हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं या नहीं भी सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका ये दोनों दोनों लेंथ सेम हो। यानी कि यदि मैं अंदर वाले पोर्शन को F बोलूं तो उसकी भी लेंथ 2 है, सिर्फ डायमीटर डिफरेंट है। E का यदि मैं 1 लूँ और ये अंदर वाले 0.75 का F लूँ तो दोनों का डायमीटर डिफरेंट है लेकिन लेंथ इज सेम। तो आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यदि आपकी लेंथ सेम हो। ब्रेकअप करने के बाद इस तरीके से हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ब्रेकअप द कंपोनेंट इनटू सिंपल पार्ट्स A B C D E। लेकिन ये आप पहले ही अपने मन में कर लेंगे, जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ें समझें और आपको डायग्राम दिखे तो आप तुरंत उसे A B C D E F जितने भी पार्ट्स में आप चाहें आप विभाजित कर लीजिए और हमेशा सिलेक्ट करते समय डायमीटर का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ A निकालते हैं, दैट इज π/4 d² × L। सिंपल, हम हमेशा इसे करते आ रहे हैं और इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे 0.7854 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट प्रॉब्लम में जैसे हमने डिस्कस किया आप इसे π/4 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। लेट्स सी इन कैलकुलेटर, आई विल ओपन इट once again, just a minute. Okay, now π/4 that is I think इसमें साइंटिफिक भी होगा। ओके, now π/4 that is equal to 0.7854 सेंटीमीटर क्यूब, या आप इसे π/4 भी लिख सकते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ B को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ B इज इक्वल टू πh/3। ये पुराने फॉर्मूले हम एक लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने इसे डिस्कस किया है। या तो आप r1² + r2² + r1r2 सिलेक्ट करिए, या आप a1 + a2 + √a1 a2 और बाहर h/3 का प्रयोग करते हुए
आंसर निकालिए। दोनों जगह यह वैलिड है। तो इसमें R1 R2 प्लस R3 का किया हुआ है, π/3 कांस्टेंट है। h का मान देखते हैं, दैट इज 2, R1 दैट इज 1, R1 फिर से देखते हैं, R1 दिस इज डायमीटर, सो R1 व्हाट विल बी द R1 दैट इज 0.5, तो हम यहाँ इसे R है तो ये 0.5 लिखते हैं। R2 दैट इज 2, हाफ R2 दैट इज 1, सो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, इस तरीके से लिखकर इसे भी निकाल लेते हैं, दैट इज 3.667 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सी निकालने के लिए हम इसका डायमीटर 2.5 दिया हुआ है, π/4 2.5 स्क्वायर इंटू 0.9 इज इक्वल टू 4.39 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बार बार जब इस तरीके से हमको डायग्राम में कुछ फॉल्ट दिखता है तो उसे हम ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि देखिए 2.5 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 नहीं लिखा हुआ है। देखिए ए में 5 लिखा है, बी में 5 लिखा है, ऑटोमेटिकली बी का ये जो है ये 1.5 है, वी नो डैट। डी में 1.55 लिखा है, ई में भी 1.15 लिखा है और ई के अंदर वाले में भी 5 लिखा है। तो वी अंडरस्टूड कि ये सारे डायमीटर्स है, बट हियर इन सी देयर इज़ नो 5 इज गिवन। बट हम कई प्रॉब्लम्स ऐसे कर चुके हैं, इसलिए हमको कॉन्फिडेंट है हम कि दिस मस्ट बी अ डायमीटर, ये एक स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके कई रीजंस भी हैं, यदि हम उस रीजंस को देखें और समझने की कोशिश करें कि 2.5 का एक पीस लें और 0.9 इसकी विड्थ रखें, और इसकी थिकनेस चूंकि नहीं दी हुई है, दैट मीन्स इट इज मस्ट बी अ डायामीटर। ऐसे हमने निकाला है ना। आप एक 2.5 का पीस 2 डायमेंशनली इस तरीके से और 0.9 उसकी लेंथ, लेकिन यदि आपने इसकी थिकनेस नहीं दी है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, इट इज़ अ सर्कुलर सेक्शन। दैट्स वाई वी हैव कंसीडर 2.5 इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिए और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। फिगर आपको मिल गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज डायग्राम्स आर रिपीटेड इन क्वेश्चन पेपर, तो आप बिल्कुल इसे जेन्युइन समझते हुए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद जजमेंट करेंगे विदाउट रिलाइंग ऑन एनीवन और आस्किंग एनी इन्विजिलेटर व्हाट टू डू, क्या करें सर, इसमें तो कुछ दिया नहीं है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। और आप कॉन्फिडेंटली इसे रखिए 2.5 स्क्वायर इंटू 0.9 इज इक्वल टू 4.39 सेंटीमीटर क्यूब। देन वी कम टू वॉल्यूम ऑफ डी, π/4 1.5 इंटू 1.5, ये 1.5 इसकी लेंथ दी है, 1.5 इसका डायमीटर दिया है, दैट्स वाई बोथ आर 1.5 और ये आंसर आपका आ गया है 2.65। नाउ वी कम टू आवर मेन इशू दैट इज वॉल्यूम ऑफ ई, और जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वी हैव नॉट कंसिडर वॉल्यूम ऑफ ई माइनस वॉल्यूम ऑफ एफ। ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि दोनों पीस का यदि लेंथ इक्वल हो तो आप एक ब्लॉक में बांट के आप इसे कर सकते हैं, और इसे करने के लिए आप फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, दैट इज़ π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। एल है 2, चूँकि इनकी लेंथ सेम है तो हमने ये 2 यहाँ रखा है, और डी स्क्वायर की जगह ये चूँकि हॉलो है, दैट इज़ एक का डायमीटर 1 है और दूसरे का डायमीटर 0.75 है, तो दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 0.75 स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट 0.686 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कब हम प्रयोग कर सकते हैं? हम तब प्रयोग कर सकते हैं जब इसकी लेंथ सेम हो और आपके पास 2 डायमीटर हो, हम तभी इस फॉर्मूले का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ये हॉलो सेक्शन का निकालने के लिए यह फॉर्मूला है, और आपको 1.5 पता है और 0.75 इसके दोनों डायमीटर पता है, सो आप आसानी से इसे 0.686 सेंटीमीटर क्यूब में आप ले सकते हैं। नाउ टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हम
वॉल्यूम ए बी सी डी इन सब को प्लस करेंगे और प्लस ई भी करेंगे। अब हम एफ चूँकि हमने बनाया नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पर किसी को इस अंदर वाले होलो सेक्शन यानी कि ड्रिल्ड होल का वॉल्यूम निकालने में कोई प्रॉब्लम आए या इशू आए तो आप इसे एफ करके भी सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो उस समय यदि आप निकालेंगे तो आप पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ई, वो होगा π/4 डी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इंटू 2, ऐसे आप निकालेंगे। और एक और आप वॉल्यूम निकालेंगे। आपको यदि कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर एक और वॉल्यूम निकालिए और आप उसे स्टैंडर्डाइज करिए, वॉल्यूम एफ। तो वॉल्यूम एफ क्या होगा? वॉल्यूम एफ का डायमीटर होगा 0.75 दैट इज π/4। यदि हम इस तरीके से लिखें तो π/4 डी स्क्वायर होगा 0.75 का स्क्वायर इंटू एल, और ये जो होगा पोर्शन ये माइनस होगा। यानी कि यदि आपने इसे एफ सिलेक्ट किया है तो वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी प्लस वॉल्यूम ऑफ सी प्लस वॉल्यूम ऑफ डी प्लस वॉल्यूम ऑफ ई माइनस वॉल्यूम ऑफ एफ, इस तरीके से आप इसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और इसको आप यदि किसी तरीके का इशू हो और आपको अभी भी ये फार्मूला सॉल्व करने में कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि इस तरीके से आपको याद ना आए कि यदि एक इसका लेंथ कॉमन है और डायमीटर डिफरेंट है तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आप जिस तरीके से अभी हमने जस्ट नाउ जो डिस्कशन किया उस बेसिस पर आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ अवर टोटल वॉल्यूम जो भी हमने निकाला उसे हमने यहाँ रख दिया है और हमने यहाँ टोटल वॉल्यूम निकाल लिया है 12.1785 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम हमारा आ गया है। क्वेश्चन में हमें ऐसे 100 पीसेस का वॉल्यूम निकालना है साइमल्टेनियसली जब माइल्ड स्टील का हमें वेट दिया हो, डेंसिटी दी हुई है 8 ग्राम पर सीसी दी है और इसकी कॉस्ट दी है ₹1 पर केजी। तो हमको इसका टोटल अमाउंट भी निकालना है इन रुपीस। तो हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। इसके बाद हम वेट निकालेंगे, वेट ऑफ 100 सबसे पहले हमने ये सिंगल कंपोनेंट का निकाला है वॉल्यूम 12.1784। अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ 100 शाफ्ट। उसके बाद वेट ऑफ 100 शाफ्ट दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी है 8 डिवाइडेड बाई, हम हमेशा की तरह ग्राम करते हैं, ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 8 ग्राम पर सीसी, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने जो वॉल्यूम निकाला वो सेंटीमीटर क्यूब में है 100 का, तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल होने के बाद हमारा जो फाइनल वेट आएगा दैट इज़ 9.74 kg। यानी कि इस तरीके के 100 कंपोनेंट हम बनाएंगे। तो हमने इसका चूँकि वॉल्यूम निकाला है उससे हमने 8 ग्राम पर सीसी को ध्यान में रखते हुए इसे मल्टीप्लाइड किया है, तो हमारा जो वेट आएगा वो आएगा 9.74 kg। अब यहाँ पर हमको वो मटेरियल 9.74 kg मटेरियल मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा और जिसकी कॉस्ट दी हुई है ₹1 पर केजी, यानी ₹1 पर केजी की कॉस्ट दी हुई है। तो यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखेंगे तो दैट विल बी 9.74 इंटू 1 इज इक्वल टू 9.74, यानी कि ₹9.74 में आपको ये कंपोनेंट मिलेंगे। हियर देयर इज़ अ डिस्क्लेमर, मतलब मैं एक डिस्क्लेमर करना चाहता हूँ कि आपको इस तरीके के जो यूनिट्स हैं ₹9.74, ये आपको कई बार इन क्वेश्चंस में देखने मिलेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये TR बंगा शर्मा की बुक से लिया हुआ है और ये फर्स्ट इसका प्रिंट जो था वो जस्ट अ मिनट, आई एम चेकिंग इट इन बुक कि कहीं दिया हुआ है क्या।
फर्स्ट प्रिंट इसका हुआ था नहीं, इसमें लिखा नहीं है, बहुत पुरानी बुक है ये, और ये अपडेटेड नहीं है, दैट्स वाई ये बार बार इसका आप जो देखेंगे तो ये आप जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए किसी वस्तु का वजन, कंपोनेंट का वजन 9.74 kg, तो ये जस्टिफाइड है भाई, 10 किलो का भी हो सकता है या 10 ग्राम का भी हो सकता है, ये जस्टिफाइड है। लेकिन किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया, ये जस्टिफाइड नहीं होती। 1 रुपये में हम आज की डेट में एक चॉकलेट खरीदते हैं, और वो भी अच्छी चॉकलेट खरीदनी हो तो 2 या 5 रुपए की चॉकलेट आती है, तो 1 रुपये में आपको माइल्ड स्टील कहीं पर भी नहीं मिलेगा, है ना। ये आप एग्री करेंगे मेरी इससे। लेकिन ऐसे कई सिचुएशन आप इस बुक में देखेंगे, बिकॉज दिस बुक इज़ प्रिंटेड वेल अहेड, और मैं भी इस बुक से इंजीनियरिंग के समय इस बुक से पढ़ा हूँ। सो आई नो दैट कि इसमें जो 9.74 लिखा हुआ है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, और इसे ये जस्टिफाइड नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा इसे बियर करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि 1 रुपये, चूँकि क्वेश्चन में दिया है। अब क्वेश्चन में आज के ज़माने से यदि आप देखें और सही इसका अंदाज़ा लगाएं, तो मार्केट में जो माइल्ड स्टील की कीमत है, जो मुझे ज्ञात है, मे बी अराउंड 50 to 60 रुपीज़ के बीच में चल रही है फॉर 1 सिंगल kg। तो ये सिंगल kg 50 to 60 रुपीज़ kg की है, और हमारे पास अभी ₹1 चल रहा है। सो ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि ₹9.74 आया, मतलब 10 रुपये, यदि मैं इसे ओवरऑल करूं, तो इसमें आपको कोई मार्केट में कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये ऐसे कई एग्जांपल्स में आपको इस तरीके के प्राइसेस देखने मिलेंगे। सो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि these prices are when this book is published। आज के रेट्स इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। So here we will end, time is up almost, so here we will end, students, and in another video lecture we will try to solve another problem of estimation and costing chapter 3. Thank you very much for your kind attention.